हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष नयन चौधरी से जुड़े हुए तमाम मित्रों विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अपन एक खास किस्म की सीरीज लेकर के आ रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको जानकारी दे दूं 15 वीडियोज होंगे और वो 15 वीडियोज होंगे कक्षा 12 की राजनीति से जुड़े हुए। कक्षा 12 की राजनीति में दो बुक इस समय एनसीईआरटी के सिलेबस के अंतर्गत चल रही हैं। पहली किताब है वो है समकालीन विश्व राजनीति और उसमें 7 पाठ हैं, जबकि स्वतंत्र भारत की राजनीति से जुड़े हुए 8 पाठों का अध्ययन हम इन 15 वीडियोज के अंतर्गत करने वाले हैं। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं काफी मेहनत के बाद, बिल्कुल इजी लैंग्वेज, बिल्कुल वो लैंग्वेज जो आपको समझ में आएगी, और उस लैंग्वेज के आधार पर ये 15 वीडियोज बना करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन वीडियोज को देखने के बाद आपके मन में कक्षा 12 की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो हम आज के इस वीडियोज के अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति, और इसके तहत हम पहले 7 वीडियोज में देखेंगे समकालीन विश्व राजनीति को। साथियों, मेरा हमेशा से मानना है मंजिलें क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, यदि हौसला है तो फिर फासला क्या है। तो हर फासले को हम नापने वाले हैं इन 15 वीडियोज में, और इनको देखने के बाद मेरी समझ से आपके पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचने वाला है जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है और उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। ऐसा सवाल नहीं बचेगा। तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियोज की, इस सीरीज की। और आज पहला पार्ट जो द्विध्रुवीयता से रिलेटेड है, उस पार्ट का अध्ययन हम इस हमारे पहले वीडियोज में करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा पहला पार्ट है द्विध्रुवीयता का अंत, और इस पार्ट से जुड़ा हुआ हर चीज मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा मेरे नोट्स से। पहला जो इस पार्ट का है वो है बर्लिन की दीवार। पहला पॉइंट, बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार से जुड़े हुए सारे किस्से कुछ ही सेकंडों में हम आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। बर्लिन की दीवार किसके बीच विभाजन का प्रतीक थी? तो उत्तर है विभाजन का प्रतीक थी पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच। क्या बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कब बनी? 1961 में बनी। कितने किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी? 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दीवार थी। किसको किस से अलग कर रही थी? पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से यह दीवार अलग करती थी। अब इसको गिरा कब दिया गया? तो ये डेट आप याद रखना, 1 नंबर के प्रश्न के तहत आपसे पूछी जा सकती है। जैसा कि बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें यह बताया गया है कि पहले पार्ट से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। तो बड़े प्रश्नों को भी लेंगे, छोटे प्रश्नों को भी लेंगे। तो पहला सवाल यहां से बन सकता है, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया। यह डेट आपको याद रखनी है, 9 नवंबर 1989 जर्मनी की दीवार को जब गिरा दिया गया। यह घटना किस बात का प्रतीक थी? यह घटना जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत थी, यह साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी और शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी यह बर्लिन की दीवार का गिरना। इसके बाद में एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, सोवियत प्रणाली क्या थी? प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सोवियत प्रणाली थी क्या। साथियों, रूस में 1917 में एक क्रांति हुई जिसको समाजवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इस क्रांति के बाद में समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर का निर्माण हुआ। यूएसएसआर का निर्माण हुआ, समाजवादी सोवियत गणराज्य बना, जिसका उद्देश्य था एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। कैसे समाज की स्थापना करना? समतामूलक समाज की स्थापना करना, अर्थात पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना। इस समाजवादी क्रांति का, इस समाजवादी सोवियत गणराज्य का उद्देश्य था, और इसी व्यवस्था को कहा गया सोवियत प्रणाली। इस प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी?
कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम देखते हैं सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व है। निजी संपत्ति को क्या करना है? समाप्त करना है और पूर्णतः इसको राज्य के अधिकार क्षेत्र में लेना है, यानी भूमि और उत्पादन पर किसका नियंत्रण कर दिया गया? इसके तहत राज्य का नियंत्रण कर दिया गया। सोवियत प्रणाली की दूसरी विशेषता की यदि बात करें तो वो है वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई। साथियों, वितरण प्रणाली भी यहाँ की सरकार ने अपने हाथों में ले ली, यानी नागरिकों की सारी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आवास है, लोक कल्याण की वस्तुएं हैं, ये समानता के सिद्धांत के आधार पर दी जाती थी, वितरित की जाती थी सोवियत नागरिकों में। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है राज्य व पार्टी की संस्था को प्राथमिकता। जैसा कि आपको पता है इस शासन की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्होंने सोवियत प्रणाली ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दिया और सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध रूप से किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। और चौथी विशेषता है इस सोवियत प्रणाली की, वो है अर्थव्यवस्था व संसाधन विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत स्थिति में थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था और विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल से जुड़े हुए लोहा इस्पात आदि की प्रचुरता थी यहाँ पर, और बेरोजगारी नहीं के बराबर हुआ करती थी। पांचवी जो विशेषता है सोवियत प्रणाली की वो है उन्नत संचार प्रणाली और आवागमन की सुव्यवस्थित विशाल प्रणाली। सोवियत संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत व्यवस्था में थी शेष विश्व के मुकाबले। वहां के दूर दराज के इलाके आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। और छठी और अंतिम विशेषता जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं वो थी रूसी गणराज्य का प्रभुत्व। कहने को तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, लेकिन प्रभुत्व नियंत्रण किसका हुआ करता था? रूसी गणराज्य का हुआ करता था। तो यहां से एक बड़ा प्रश्न, पूरी संभावना है सोवियत प्रणाली से जुड़ा हुआ प्रश्न आने की, तो इसका उत्तर आपके सामने है। अब एक छोटा प्रश्न बन सकता है, दूसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, दूसरी विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। किसके अंकुश में आ गए थे? सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। और इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को किसके अंतर्गत ढाला गया था? सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही, यानी पूर्वी यूरोप के इन देशों को जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपना लिया था, जिनको समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाल दिया गया था, इन पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और इस खेमे का नेता हुआ करता था समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर। तो दूसरी दुनिया के देश कौन से थे आपको पता चला। इसके बाद में एक बड़ा और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रश्न यह है कि मजबूत दिख रही सोवियत व्यवस्था अचानक से कैसे बिखर गई? मिखाइल गोर्बाचेव की इसमें क्या भूमिका थी? तो देखिए, मजबूत दिख रही सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसने लगा था, और नौकरशाही का शिकंजा कसने से ये जो प्रणाली थी, ये सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन सोवियत संघ की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, अतः इसमें कोई सुधार नहीं हो सका। लेकिन बाद में मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। और इन्होंने महासचिव बनने के बाद क्या किया? इन्होंने महासचिव बनने के बाद पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें की, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और इसमें सुधार करने का फैसला किया। इसके लिए गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति भी चलाई, लेकिन इन सुधार नीतियों का खुद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ही क्या किया?
विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनके विशेषाधिकारों का इन सुधारों से क्या हो रहा था? हनन हो रहा था। साथ ही जो गोरबाचेव के सुधारों की गति थी वो लोगों की आकांक्षाओं के मुकाबले धीमी थी, जिससे उन लोगों के सब्र का बांध टूट गया और इसका परिणाम हुआ सोवियत संघ के पतन के रूप में। तो इस प्रकार 25 दिसंबर 1991 में वो डेट है जब बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि मजबूत दिख रही सोवियत व्यवस्था अचानक से कैसे बिखर गई और मिखाइल गोर्बाचेव की इसमें क्या भूमिका थी। इसके बाद में एक प्रश्न बनता है, यहां से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं एक एक नंबर वाले। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से जुड़ा हुआ ये है, देखिए साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा के बाद स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS जिसको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, इसका गठन होता है। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसका मतलब अब सोवियत संघ द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां कौन निभाएगा? रूस निभाएगा। साथ ही सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन बचा? रूस बचा। और रूस को ही सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जो सीट थी वो मिली। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी सोवियत संघ के विघटन के बाद घोषित किया गया। इसके बाद में सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण देखिए, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो कारण है वो है साम्यवादी पार्टी का तानाशाही रवैया। सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक दल की सत्ता थी, आपको पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी की। कोई उस दल की आलोचना नहीं कर सकता था। इसी कारण सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था, जिसे वहां की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जो धीरे धीरे सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का कारण बना। दूसरा कारण सोवियत संघ के विघटन का है गिरती हुई अर्थव्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, 70 के दशक के अंत में आते आते सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई, जिसकी वजह से वो लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकी। उसकी घरेलू उत्पादन क्षमता भी कम होने लगी थी और विकास की दर भी कम हो गई थी। जो वस्तुएं किसी टाइम सोवियत संघ स्वयं निर्यात किया करता था, उसे उन वस्तुओं का क्या करना पड़ा? आयात करना पड़ा। सोवियत संघ ने अपने सैन्य कार्यक्रम में अंधाधुंध पैसा खर्च कर दिया और इस वजह से उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा लचर हो गई। अगला जो कारण है सोवियत संघ के विघटन का वो है पूंजीवाद से प्रतिस्पर्धा ना कर पाना और प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध हो जाना। अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा सोवियत संघ के विघटनों के प्रमुख कारणों में थी। अमेरिका के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा भी एक मुख्य कारण थी। अमेरिका के साथ या अन्य पूंजीवादी देशों के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सोवियत संघ ने शस्त्रों एवं अनुसंधान पर अधिक पैसा खर्च कर दिया, जिससे उसकी स्थिति धीरे धीरे डावाडोल होने लगी। इसके अलावा प्रशासनिक रूप से भी वो गतिरोध हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति भी जवाबदेह नहीं थी और सत्ता के विकेंद्रीकृत होने की वजह से जनता है वो नाराज। सत्ता के केंद्रीकृत होने की वजह से जनता उनसे नाराज हो गई। चौथा महत्वपूर्ण कारण है वो है नौकरशाही और भ्रष्टाचार। सोवियत संघ में नौकरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। अधिकतर नौकरशाह थे गैर जिम्मेदार थे, जो अपने कर्तव्यों और नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भूलने लगे थे। ऐसे में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया और सोवियत संघ की जनता में आक्रोश इस बात ने भर दिया। पांचवा कारण है वो है गोर्बाचेव की नीतियां। हालांकि गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी सुधार किए, पर उनके सुधारों की गति जनता की आकांक्षाओं के मुकाबले काफी धीमी थी, जिससे जनता नाराज हो गई। वहीं जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था
खुद कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी गोरबाचेव से नाराज हो गए। ऐसे में उनका समर्थन चारों तरफ से समाप्त हो गया। और छठा और सबसे तात्कालिक कारण था, वो था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार। सोवियत गणराज्यों जैसे बाल्टिक, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे राज्यों में राष्ट्रीयता व संप्रभुता का उभार होने लगा, और जो सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सबसे ज्यादा तात्कालिक कारण साबित हुआ। इन सब कारणों की वजह से सोवियत संघ के अन्य राष्ट्र अपनी आजादी के लिए छटपटाने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ, सोवियत संघ का पतन हो गया। तो इस प्रकार एक और बड़ा प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के जो प्रमुख कारण हैं उन पर हमने नजर डाली है। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यहां से देखिए, एक प्रश्न बन सकता है, बाल्टिक गणराज्य कौन से थे? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इसी प्रकार मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव है, वो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए, और बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद में यह भी बन सकता है, यहां से भी एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। अभी तक एक दलीय राजनीति चल रही थी, केवल कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा चल रहा था। सबसे पहले गोर्बाचेव ने इसमें सुधार करते हुए सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की थी। कब की थी? फरवरी 1990 में। और इसी के साथ सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो 72 वर्ष पुराना एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। तो प्रश्न बन सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत सत्ता पर कितने वर्ष तक एकाधिकार रहा? लगभग 72 वर्ष। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला गणराज्य कौन सा था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो वो था लिथुआनिया। कब किया उसने ऐसा? मार्च 1990 में। इसी प्रकार एक नंबर के और प्रश्न बन सकते, देखिए, जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और वे क्या बन गए? रूस के राष्ट्रपति बन गए। सितंबर 1991 में बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, जो कि आगे चलकर मार्च 2004 में इन्होंने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के साथ भी ये जुड़ गए। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया क्या बने? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, और बाद में नाटो के भी सदस्य बने। इसी प्रकार एक जॉर्जिया था, वो 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। 25 दिसंबर 1991 को, जैसा कि आपको पता ही है, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, और इसी के साथ सोवियत संघ का क्या हो गया? पतन हो गया। तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। एक और बड़ा प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं, वो है सोवियत संघ के पतन के परिणाम। कारण हमने देख लिए, अब परिणाम देखते हैं। और पहला जो परिणाम था वो था, पहला परिणाम था शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। पहला परिणाम क्या था? सोवियत संघ के पतन का पहला परिणाम और यही पड़ा कि लगभग 4-5 दशकों से जो शीत युद्ध चला आ रहा था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि दूसरी दुनिया के पतन के साथ ही अब ना तो कोई विचारधारा का विवाद रहा और ना ही हथियारों की होड़। दूसरा जो कारण था, परिणाम था दूसरा, वो था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। क्या हुआ सोवियत संघ के विघटन के साथ? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब एकमात्र महाशक्ति कौन बचा? अमेरिका ही बचा, क्योंकि सोवियत के पतन के बाद अमेरिका के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं बची थी जो उसके दबदबे को खत्म कर सके। तीसरा जो परिणाम हुआ वो हुआ विश्व राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आ गया। शीत युद्ध के दौरान जो शक्ति संबंध थे वो अब पूरी तरह से बदल चुके थे। शक्ति का केंद्र अब कौन बन गया? अमेरिका बन गया, जिसकी वजह से पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा। विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने अमेरिका के दबाव में आकर पूंजीवाद के लिए काम किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ धारणा बनकर के उभरा। चौथा जो परिणाम है वो है नए संप्रभु राष्ट्र राज्यों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप 15 नए गणराज्यों का विश्व पटल पर उदय होता है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म होता है। साथ ही कई देश जैसे पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देश थे,
उन्होंने नाटो का हिस्सा बनने की भी इच्छा जताई, जैसे बाल्टिक के देशों ने बाद में नाटो का हिस्सा भी बने थे वो। वहीं मध्य एशिया के देशों ने रूस, अमेरिका और चीन सहित कई अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। तो ये थे सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम। एक प्रश्न और बन सकता है विद्यार्थियों, सोवियत संघ के विघटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? देखिए, भारत जैसे देशों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। सोवियत संघ हमेशा से ही भारत का क्या था? एक सच्चा मित्र था, महान मित्र रहा था। भारत के विकास के लिए समय समय पर सोवियत संघ ने आर्थिक सहायता भी दी, सैनिक सहायता भी दी, तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। ऐसे में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को इस प्रकार की सहायता मिलनी क्या हो गई? कम हो गई। और भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर होना पड़ा। वहीं इन देशों ने भारत पर आर्थिक सहायता के बदले दबाव की कूटनीति थोपने का प्रयास किया। तो पहला प्रभाव जो भारत पे पड़ा। दूसरा, पूंजीवादी विचारधारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली हो गई। ऐसे में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़ करके भारत ने पहली बार एलपीजी अपनाया 1991 में। देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आपको ध्यान है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई थी भारत के लिए। तीसरा जो एक परिणाम है भारत पर प्रभाव पड़ा, वो था सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया, और जिससे भारत को एक आस दिखाई दी अंतरराष्ट्रीय शांति की। भारत जैसे देश अपने विकास पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। और चौथा था, सोवियत संघ के पतन के साथ ही द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई और अब किसी भी राष्ट्र से नजदीकी संबंध बनाने के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता अब भारत पर नहीं रही। तो ये चार प्रभाव थे जो भारत पर पड़े। किसके विघटन से? सोवियत संघ के विघटन से। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है शॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, शॉक थेरेपी पहले तो है क्या? शॉक यानी झटका, आघात, यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना अथवा इलाज करना ही क्या है? शॉक थेरेपी है। देखिए, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। कहां अपनाया गया? रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में। किसके संक्रमण की बात हो रही थी? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक मॉडल अपनाया गया। और यह मॉडल किस द्वारा निर्देशित था? यह मॉडल विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। इस विशेष मॉडल का हम जानते हैं शॉक थेरेपी के नाम से। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत पहले यहां की आर्थिक संस्थाओं और अर्थव्यवस्था पर चोट करके उसे नष्ट किया गया। बाद में पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मुड़ने की शर्त पर कुछ आर्थिक मदद की गई। परिणाम पूछे जा सकते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम सामने आए। तो पहला परिणाम सामने आया, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। वर्ष 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। दूसरा जो परिणाम था शॉक थेरेपी का, वो था सार्वजनिक उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। आर्थिक ढांचे के इस पुनर्निर्माण ने बड़े बड़े उद्योगों को मटियामेट कर दिया। महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो परिणाम सामने आया शॉक थेरेपी का, वो था रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट आई, जिसे मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। चौथा जो परिणाम था वो था सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई और अब लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं मिल रही थी। रूस को खाद्यान्न आयात करना पड़ा। सरकारी रियायतें खत्म होने से ज्यादातर लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। ज्यादातर लोग गरीब हो गए। मुख्य फैक्ट्स एक बार फिर देख लेते हैं। शॉक थेरेपी के बाद में पूर्व सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। किसको झेला? गृह युद्ध और बगावत को झेला। एक और चीज थी, वो थी रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि कहां सोवियत संघ के विघटन के बाद हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। इसी प्रकार मध्य एशिया में
ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। यह भी एक बड़ा परिणाम था सोवियत संघ के विघटन का कि 1991 से 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। कौन? ताजिकिस्तान। इसी प्रकार पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया था, वो शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया, एक चेक नाम से चेक और एक स्लोवाकिया। बाल्कन क्षेत्र का गणराज्य युगोस्लाविया यहां सन 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा प्रांत सोवियत संघ के विघटन के बाद कई प्रांतों में टूट गया? और ये प्रांत थे बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो ये कौन टूटा था? युगोस्लाविया सन 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संबंधों पर विवेचना कीजिए। देखिए, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही गहरे थे, आर्थिक संबंध भी थे। मुश्किल वक्त में सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। इसी प्रकार राजनीतिक संबंधों की बात करें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों में, खासकर 1971 में जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे, उस दौरान सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए एक मैत्री संधि की थी। सैन्य संबंधों की बात करें तो सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में भारत को सैन्य साजो सामान उपलब्ध करवाया जब कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। इसी प्रकार सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय रही। बड़ी संख्या में भारतीय लेखकों और कलाकारों ने सोवियत यात्रा की। अब एक प्रश्न आ सकता है, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो भारत को रूस के साथ अपने मधुर संबंधों की वजह से कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने, चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। साथ ही रूस भारत की परमाणुविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की है। रूस और भारत के बीच विभिन्न परियोजनाओं में अब साझेदारी भी चल रही है। यहां तक कि भारत और रूस ने सन 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस को भी भारत के साथ संबंधों से बड़े बड़े फायदे हुए हैं। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और साथ ही भारत तेल का एक बड़ा आयातक देश है और रूस तेल का निर्यातक देश है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं वो अच्छे हैं और मधुर हैं। अब सोवियत संघ के कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है व्लादिमीर लेनिन का। व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 1870 से 1924 तक रहे। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। देखिए, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी 1917 में, वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। रूसी क्रांति, समाजवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कई नामों से जानी जाती है, अक्टूबर क्रांति भी उसको कहते हैं। सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन और सन 1917 से 1924 तक सोवियत संघ का नेतृत्व भी उन्हीं ने किया। दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं व्लादिमीर लेनिन। छोटे प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक नेता हुए जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन, देखिए, जोसेफ स्टालिन 1879 से 1953। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। सन 1924 से 1953 तक सोवियत संघ को मजबूत किया इन्होंने। यानी सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में जो नेतृत्व दिया था वो जोसेफ स्टालिन ने दिया था। एक यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया, किसने किया? जोसेफ स्टालिन ने किया। स्टालिन पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए भी जाने जाते थे। तीसरा जो बड़ा नेता था वो था निकिता क्रुश्चेव। 1894 से 1971। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे ये। निकिता क्रुश्चेव
स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे। 1953 से 1964 यानी क्यूबा संकट के समय यही निकिता क्रुश्चेव थे, वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का इन्होंने सुझाव रखा। हंगरी के साथ जनविद्रोह और क्यूबा मिसाइल संकट में ये शामिल रहे। एक और प्रमुख नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, 1906 से 1982। सन 1964 से लेकर के 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। प्रश्न आ जाए, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? लियोनिड ब्रेजनेव ने। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से ये संबंध रखते हैं और 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो नेता लियोनिड ब्रेजनेव थे। इसके बाद में पांचवा है मिखाइल गोर्बाचेव, बड़े अदब से लिया जाता है इनका नाम भी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, यानी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1985 से 1991 में कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए? देखिए, दो नीतियां अपनाई थी। पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना के नाम से जानी जाती है, ग्लासनोस्त खुलापन के नाम से जानी जाती है। दोनों नीतियां कौन लेकर के आया? मिखाइल गोर्बाचेव। शीत युद्ध की समाप्ति किसके दौर में हुई? मिखाइल गोर्बाचेव। और सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी इन पर लगता है। और अंतिम जो नेता है वो है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन 1931 से 2007 रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। यानी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 1991 से 1999 तक रहे बोरिस येल्त्सिन। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व भी इन्होंने किया और सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका भी इन्हीं ने निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को जो कष्ट हुए उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है बोरिस येल्त्सिन को। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज के अपने इस वीडियो में पहले पार्ट से जुड़ी हुई हर चीज को कवर किया है। यहां से बाहर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको फायदा होगा। इस वीडियो को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाइए और साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या यदि अच्छा लगा है तो मुझे पूरी सीरीज इसी वे में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। हालांकि मैं 15 ये वादा आपसे कर लिया है कि 15 वीडियोज डालूंगा, 7 दिन के अंदर डालूंगा। 15 वीडियोज डालूंगा, 7 दिन के अंदर डालूंगा और ज़्यादा बड़े हमारे वीडियो नहीं होंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि 32 मिनट के अंदर मैंने पूरे पार्ट को कवर किया है। तो यही आधे घंटे के लगभग के वीडियो होंगे, यानी 7.5-8 घंटे में कक्षा 12 राजनीति को पूरा करवाऊंगा और इस तरह से करवाऊंगा कि इसके बाद किसी तरह के डाउट की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो निवेदन आपसे यही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, मेरे मित्रों की है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों की है। धन्यवाद।